प्लीज आज हमारी बातचीत होगी कुछ सब मैट्रिक्स से रिलेटेड। कुछ नहीं, छोटी सी डेफिनेशन है। लेट ए बी m क्रॉस n मैट्रिक्स, then a matrix obtained by leaving some rows or columns or both of A is called sub matrix of A। क्या कह दिया सर आपने? हमें तो समझ में नहीं आया। भाई हम समझते हैं कि कैसे समझेंगे। हम कहते हैं जो A है वो मान लेते हैं 3578 219 -3 -4 3 -1 करें। अब अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं 513 792 8 -3 -1, दिस इज सब मैट्रिक्स। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आप में से कोई कहता है सर मैं तो ये बनाऊंगा, चलेगा क्या? अब मैं कहूंगा बेटा -1 लाओगे कैसे? बस ये देख लो, बिल्कुल चलेगा। तो हमारा ये कहता है सर देखो, फर्स्ट रो छोड़ दो, सेकंड रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, देखो अब बचा कि नहीं बचा? मैं कहूंगा बिल्कुल बचा। अरे हाँ या ना? भाई आपको रोज भी छोड़ सकते हैं, कॉलम भी छोड़ सकते हैं ना, यू हैव बोथ ऑप्शंस। तो ये भी सब मैट्रिक्स है। बताओ डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ये है आपका, बाय इंडक्शन, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन, यू हैव टू प्रूव दैट a raised to power n is equals to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n। देखो बेटा, दिस क्वेश्चन और दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में तो n की वैल्यू डाल करके अपन 1 डाल के पता चल जाएगा, 2 डाल के और सामने चीजें हो जाएंगी। लेकिन हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन इन बोल्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मैं ऐसा करा रहा हूं, एक आध क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, होंगे कुछ नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एक चीज डिस्कस कर ही रहा हूं एनसीईआरटी की, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है, प्लीज इफ a is equals to this, prove that by induction that this। इंडक्शन में प्रूफ कैसे करते हैं, मुझे सबसे पहला आंसर ये बताना है, ये जानना है। ठीक है, तो इंडक्शन में हम कैसे करते हैं, व्हाट इज द स्टेप्स? देखो सबसे पहले जो मेरा स्टेटमेंट है उसको मैं पी एन ले लेता हूं। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट पी एन, ये क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n। अब मैं कहता हूं चेक इक्वेशन 1 is valid for n is equals to 1 or no। क्या चेक करना है? अब देखो ये मैंने लिखा है, ये लाइन थ्योरी की लाइन है, ये लाइन आप बोर्ड में नहीं लिखेंगे, ये आपका एम है कि आप चेक क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा रखो, अब हम कहेंगे a raised to power 1 is equals to 1 plus 2 minus 4 1 1 minus 2, which is 3 minus 4 1 minus 1। yes or no, which is given to us। हाँ बेटा,
बेटा अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो वैलिड होगा, और नहीं हो ट्रू है तो नहीं होगा। आपको दिया है ना बेटा ए क्या है, देखो अगर मान लो ए दे दिया जाता 3+4 तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं था। समझ में आया आप बेटा? भाई कुछ ना कुछ मुझे गिवन होगा ना बेटा जिसके थ्रू मुझे पता चलेगा, ठीक है। वैसे तो अगर ये सही है तो सभी के लिए वैलिड होगा, फिर बेचारे प्रूफ क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वो हमें मेथड सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। हमने क्या कहा, चेक इक्वेशन 1 इज वैलिड फॉर n इज इक्वल्स टू 1 और नॉट। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि वो आएगा ही ट्रू, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ट्रू ही आएगा तो हम चेक क्यों करते हैं भाई, ठीक है। ये इसका स्टेप है। आप 2 के लिए भी चेक कर सकते हो, 3 के लिए भी चेक कर सकते हो, हमेशा ट्रू आएगा। अगर स्टेटमेंट सही है तो हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। बट हमें चेक करना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको ये बताओ, अगर केमिस्ट्री लैब करें 11th में तो कहाँ चेक किया होगा? अगर हम केमिस्ट्री लैब या फिजिक्स लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो ट्रू होता है, उसके बाद में अपन उसको निकाल के देखते हैं ना, कंफर्मेटरी टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? जिससे कि हमें पता चल जाए कि हाँ ये होता है। तो उसी तरीके से एक मेथड है मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। अब हम बढ़े आगे। नाउ let us assume that given statement is true for n is equals to, हम ये मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। अब अगर हम मान लेंगे तो हम वर्कआउट करेंगे, क्या करेंगे, a raised to power k is equals to 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k। हाँ या ना? Now we have to prove, now we have to prove that given statement is true for n is equals to k plus 1। आपको इसके लिए प्रूफ करना, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k plus 1 मीन्स we have to prove a raised to power k plus 1 is equals to 1 plus, अब उनकी जगह k plus 1 रखो, प्लीज कॉपी आप लोगों के पास होगी। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एक बार के लिए इस क्वेश्चन को नोट तो करो। ए और ए रेज टू पावर एन पूरा लिखने की बजाय ये दो चीजें जरूर लिख लें, ताकि सामने क्या आ रहा है, यहाँ अलग अलग पेज होंगे, ए लिख लो और ए रेज टू पावर एन लिख लो, और चुपचाप से एक बार के लिए कैलकुलेशन जब कहूं तो करते रहे। ए लिख लें और ए रेज टू पावर एन लिख लें। ए लिख लें, ए रेज टू पावर एन लिख लें। लिख लिया सबने? अब n की जगह k plus 1 रखा गया है यहाँ। अब आप इसको चाहो तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो,
मेरी कैलकुलेशन पे विश्वास हो और आयुष के सपोर्ट पे विश्वास हो। आयुष भाई देखते रहना। हमें प्रूव क्या करना है, ए रेज टू पावर के प्लस वन। अब आप कहेंगे कि सर एक चीज बताइए, ये कर क्या रहे हो आप, या ये स्टेटमेंट देखो बेटा, एक्चुअली क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन एक बहुत बढ़िया टूल है, लेकिन हम लोगों को पढ़ाया ऐसे जाता है, क्वेश्चन तो हो जाते हैं लेकिन एम नहीं समझ में आता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन में n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए वो प्रूफ करवाते हैं। अब ये सोचो कि अगर मैंने वन के लिए प्रूफ कर दिया, के मानते हुए ये दिखा दिया कि के प्लस वन भी सही है, मेरी बात को समझना सभी लोग, n इज इक्वल टू वन के लिए देख लिया और फिर हमने के लिए एज्यूम कर लिया और के प्लस वन के लिए प्रूफ कर दिया। इसका मतलब अगर के वन है तो ए तो स्टेटमेंट वन सही है ही, एन इज इक्वल टू वन के लिए, और ए स्क्वायर ऑटोमेटिकली सही हो गया। अरे हाँ या ना, समझना मैंने क्या कहा। वन के लिए, वन के लिए हमने शो कर दिया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपने आप ही रिपीट कर रहा हूँ, चिंता मत करो। वन के लिए मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक। अब अगर मैं के की वैल्यू वन रखता हूँ, इफ वी पुट तो ए सही, ए स्क्वायर ऑटोमेटिकली सही, हाँ या ना, क्योंकि आपने ए की पावर के प्लस वन के लिए भी तो प्रूफ कर दिया है ना। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं यहाँ के टू रखूंगा तो ए स्क्वायर जो सही है आपने यहां से प्रूफ किया है मेरे लिए, और अगर ए स्क्वायर सही है तो ए क्यूब भी सही होगा, क्योंकि ए स्क्वायर सही, ए की पावर के सही, तो ए की पावर के प्लस वन आपने प्रूफ किया है। अरे हाँ या ना। अब थ्री रखो, ए क्यूब यहां से प्रूफ हो जाता है कि भैया ये आपने यहाँ पे सही कही दिया, ए क्यूब इधर आ गया, ए फोर ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, हाँ या ना। आप लोग समझ पा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां आए, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां आए, फिर यहां पहुंचे, तो ये जो सीक्वेंस है वो हमेशा चलता चला जाता है। अब अगर इसके लॉजिक में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बोलो, इसीलिए हम कह देते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। लॉजिकल क्या फॉलो करता है मैथमेटिकल इंडक्शन, देखो एक तरीके से मैं मैट्रिक्स नहीं मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा रहा हूं इसको, उसका क्वेश्चन मान लो जो कि मैट्रिक्स का है। लॉजिक समझ में आया कि क्या लॉजिक फॉलो हो रही है कि ए एन इज इक्वल टू वन के लिए मानना, क्यों मान दिखाया गया कि वो सही है, फिर के लिए माना गया और के प्लस वन के लिए प्रूफ कर दिया। अभी मैंने इसमें प्रूफ नहीं किया, मैं प्रूफ करूंगा, मैंने क्लियर कट लिखा ना, मींस वी हैव टू प्रूव दैट ए रेज टू पावर के प्लस वन विल बी दिस वन, लेकिन मैंने ऑटोमेटिकली ये बता दिया कि इसका लॉजिक क्या चलेगा जिसके थ्रू हम कहेंगे अच्छा दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। प्लीज अब आप समझे कि हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं, समझना। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन a raised to power k plus 1, अब with the operation a raised to power k plus 1, this can be written as this, हाँ या ना। अब ये याद रखना कि a तो गिवन है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब a raised to power k with the help of equation 2 लिख दिया कि नहीं लिख दिया।
from equation. This is yes or no. अब जरा इसको आप मल्टीप्लाई करो, 3 into 1 plus 2k minus 4k, 3 into minus 4k minus 4 1 minus 2k. हाँ या ना. 1 into 1 plus 2k minus k, 1 into minus 4k minus 1 1 minus 2k. हाँ या ना. अब आप इसको सिंप्लीफाई करो करो भाइयों. मुझे तो पता है क्या आएगा. कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब हम बात करते हैं फाइनल आंसर कि हम फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखते हैं. फाइनल स्टेटमेंट विल बी, since given statement Pn is true for n is equals to 1, n is equals to k, and n is equals to k plus 1. Hence, given statement is true for all n is the element of. देखो बेटा, यहाँ राइट अप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया. इन जनरली बच्चे केवल रट के लिख देते हैं, हाँ एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, के प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो सबके लिए ट्रू है. उनसे ये पूछ दो भाई यही क्यों हुआ, तो वो ये नहीं बता पाते कि आप के की वैल्यू को डिफरेंट करते चले जाओ, आगे वाले स्टेप ऑटोमेटिकली प्रूफ होते चले जाते हैं. ठीक है. अब मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, और उसके बाद आप में से किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ लेना. मैं एक एक का नाम नहीं दूंगा, आप ऑटोमेटिकली अपना नाम बताते हुए क्वेश्चन रेज कर लेना, मैं उसका आंसर दे दूंगा. कि गिवन चीज जिसको हमें प्रूफ करना है उसको हमने एक स्टेटमेंट मान लिया Pn, हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए शो किया, चेक कह लो, शो कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है. अगर वो सही नहीं होगा तो वो ट्रू नहीं आएगा. ठीक है. और उसके बाद n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करके k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना होता है. अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 लेंगे, इक्वेशन 3 ही बनेगी. आप कोई a को 1 2 कहना चाहते हो, 4 बन जाएगी. अब a की पावर k प्लस 1 को आप कैसे लिखते हो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. a इंटू ए रेज टू पावर k, एक चीज गिवन में आएगा और एक जो है इक्वेशन 2 से आएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद तो आपका ऑपरेशन. हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम, एनी वन? हाँ बिल्कुल, और बोलो. हाँ बेटा, देखो बेटा, कुछ चीजें आगे से आगे की जो अपने आप प्रूफ
प्रूफ करते चले जाते हैं उसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन के रूप में देखते हैं। ठीक है, वैसे बहुत बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल में आता है। आप आगे फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इस तरीके की भी चीजें आएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने के लिए प्रूफ कर दिया, k+1 के लिए प्रूफ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एक k+2 के लिए हो गया ना, क्योंकि अगर आप k की वैल्यू को k+1 रख दोगे तो k+1 जो है वो k+2 हो गया। ठीक है, ये आगे से आगे अपने आप को यूज करता चला जाए। और कुछ, ये एक मेथोडोलॉजी थी। अब ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही है, बट मैं अभी प्रूफ नहीं करूंगा। आप इससे बेस्ड एक दो क्वेश्चन आपको देंगे और इस तरीके का ये भी क्वेश्चन है सामने, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। आज हमारी आगे की बातचीत है। हाँ, कोई कुछ कह रहा था बेटा? अरे बेटा, बात एक ही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वाला k-1 के लिए प्रूफ कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक वही है ना बेटा। अब कोई कहे कि सर मैं k की बजाय k+3 मान लूं और k+4 प्रूफ कर लूं, आप वही है। आप समझ रहे हो पलक? बात वही है ना। हम क्या कह रहे हैं, एक के लिए शो करके दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल के लिए प्रूफ कर रहे हैं। अब तुम k-1 और k के लिए प्रूफ कर लो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि अगर टीचर समझदार नहीं हुआ ना तो काट करके कर देगा, क्योंकि ऐसी हरकत हमारे साथ हो चुकी है। हमने अपना ज्ञान लगाया था। जब आप स्कूल एग्जामिनेशंस देते हैं तो पता पड़े कि वो अप्रोच टीचर को ही नहीं समझ में आई तो नंबर कट जाते हैं बोर्ड की कॉपीज में। इसलिए बोर्ड की कॉपीज में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसी को फॉलो करो। और देखो, मैं एक एक चीज बताते चलता हूँ और रोकते भी चलता हूँ, इसीलिए जो बच्चे मान जाएंगे और जिन्होंने एनसीईआरटी, अब मैंने कहा है, अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया है तो विश्वास मानो आपके बोर्ड के मार्क्स खराब नहीं होंगे। लेकिन मेरे कहने के बाद भी, इनफैक्ट पीडीएफ मंगाने के बाद भी कोई मक्कारी दिखा दे तो ये बताओ टीचर कर क्या सकता है? मैं तो मना करना देने वाला है आप लोगों को। कोई नहीं करेगा, मैं कह दूंगा जाओ यहाँ से। लेकिन अगर करोगे तो आपके नंबर खराब नहीं होंगे, ये क्लियर। चले खैर, हम आगे। कुछ चीजें, कुछ ऑपरेशंस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस के नाम से जानी जाती है। वो क्या है वो आप समझें। वी हैव 3 operations on rows and 3 for columns of a matrix. They are called elementary row. अगर रो में लगाएंगे तो रो ऑपरेशंस कहलाएंगे, कॉलम में लगाएंगे तो कॉलम ऑपरेशन कहलाएंगे। पहला ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। इंटरचेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंज? वो एक दूसरे को चेंज करेंगे, हाँ या ना। एक का स्थान दूसरा, दूसरे का स्थान पहला लेगा। डन। इसका सिंबल है इफ। देखो, इफ ith रो, कॉलम को भूलते जाओ, कॉलम भी मैंने लिख रखा है साथ में। जो आप रो में सोच रहे हो वही आप कॉलम में कर सकते हो। इफ ith रो ऑफ मैट्रिक्स इज इंटरचेंज्ड विद jth रो, ये जे होना चाहिए था, with jth row, it will be denoted by ri। ये सिंबल होगा rj, मतलब ri और rj आपस में चेंज होंगे। और अगर ci और cj कर दोगे तो वो दोनों आपस में चेंज होंगे। अगर मुझे a ये दिया गया है, अब मैं ये कहना चाहता हूं तो बॉल गोज टू हर्षित। हर्षित, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, तो बताओ।
एक्सचेंज या इंटरचेंज करके आप क्या बोलोगे बताओ? रो वाइज बोलो एलिमेंट, आंसर बोलो। फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? हाँ, क्योंकि फर्स्ट रो तो चेंज हो ही नहीं रही। बिल्कुल सही है। अब सेकंड रो क्या आएगा बोलो? थर्ड। अब बताओ, इस सिंबल के मीनिंग को समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब है multiplying all elements of a row of a matrix by a non-zero scalar। नॉन जीरो स्केलर से किसी रो के एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या लिखा है मैंने? इफ द एलिमेंट्स ऑफ ith रो या कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो स्केलर, तो ये किससे डिनोट होता है? आर आई टेंस टू आर आई इंटू के या के इंटू आर आई, एक ही बात। आर आई इंटू के भी कर सकते हो या के इंटू आर आई भी कर सकते हो, ये रहा। तो आप ए अगर ये गिवन है और मैं ये एप्लीकेशन लेना चाहता हूं, मेधा बोल बेटा, आर टू टेंस टू 3r2, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, ये गिवन है तो बता बेटिया, इस एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा बोल? पहले पहला रो, पहले पहला रो। थोड़ा सा तेज बोल। किसी को कोई दिक्कत? नाउ adding to the elements of a row, adding to the elements of a row, एक रो के एलिमेंट्स में ऐड किया जा रहा है द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, किसी दूसरे रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर के, इसी स्केलर के से मल्टीप्लाइड करके। देखो, थ्योरी में कितना ही लिखा रहा हूं समझ में नहीं आता जब तक न्यूमेरिकल ना लिखा हुआ। हम कहते हैं इफ के टाइम्स द एलिमेंट ऑफ जेथ रो के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करके आर एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो, मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड है तो सेकंड एलिमेंट, ith रो में हम ऐड कर रहे हैं, देन इट विल बी डिनोटेड बाय। देखो, अगर आप ith रो में ऐड कर रहे हो तो चेंज कौन होगा यहाँ? आर आई। आर आई मतलब ith रो, आर आई मूव कर रहा है या चेंज हो रहा है आर आई प्लस के इंटू आर जे में। नाउ बॉल गोज टू स्नेहा। मैं कह रहा हूं आर थ्री टेंस टू आर थ्री प्लस टू आर वन, तो चल बोल बेटा। सबसे पहले तो ये बताओ चेंज कौन सा होगा, उसके अलावा दोनों रो में कोई ऑपरेशन नहीं करना, तो दोनों रो तो एज इट इज लिख दो। बोल बेटा। आर थ्री बोलो, क्योंकि इस जगह पे आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 2, वेरी गुड, विच इज 4। यहाँ बोल बेटा। बिल्कुल, 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 3। यहाँ बोल बेटा। बिल्कुल सही, 3 प्लस 2 इंटू 3 इज 9। यहाँ बोल बेटा कितना? 3। 1 प्लस 2 इंटू
1। देखो ये चीज आपको शो नहीं करनी, मैंने लिख दिया है, ये चीज शो नहीं करनी होती। जो शो होगा वो फाइनल रिजल्ट ही होगा। और नॉर्मल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उसे अलग से कॉपी में लिखें, यहां पे शो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट शो होगा। ये 3 में कोई दिक्कत है ये बोल दो किसी को भी। देखो जब हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। बट जब हम यूज करने लग जाते हैं तो ये अनकंफर्टेबिलिटी हट जाती है। हाँ ठीक है, आप अब जबकि शुरुआत में आई जे पता नहीं लिख क्या रहे हैं, कौन किससे मल्टीप्लाई होगा किससे नहीं होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखो बेटा मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि 12th क्लास का या 11th क्लास का आलोक सिंह कैसा था। ये इंटेलिजेंट भी था, आज भी हूँ भाई, ठीक है। लेकिन क्या उसके दिमाग में चलता था। और बहुत सारे, मैं उस वक्त भी, आप लोगों का पता नहीं आप अपने दोस्तों को कितना बताते हैं, मेरी क्लास में फिजिक्स और ये तो मैं खूब बताया करता, ठीक है। बहुत, मतलब मैथ्स और फिजिक्स हमने बहुत बताई है लोगों को। तो उसके बताने का एक चीज होती थी कि बोर्ड की चीज तो बेटा याद ही हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि क्लास में कोई भी पूछता तो बता देते थे। बताने का चीज ये हो जाता था कि वो चीज हमारे कंफर्म हो जाती थी। वही चीज आपके साथ है, आप जितना अच्छा पूछेंगे बताएंगे। अच्छा लगा उस दिन पलक ने जब क्वेश्चन डाला और आयुष ने कहा भैया क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन गलत लिखा था क्या पलक? आयुष क्या क्वेश्चन रीड करने के लिए बोला था तुमने शायद? वही तो। ये तो बढ़िया है, अब कम से कम एक दूसरे से इंटरेक्ट किए तो अच्छा रहा ना। और मैं चाहता हूं कि ग्रुप पे इंटरेक्शन बढ़ाया जाए, ठीक है। मतलब मैं तो सॉल्यूशन बताऊंगा ही बताऊंगा। अभी आप 12th वाले देखो, अगर 12th का चल रहा है तो 12th वाले ग्रुप में रहेगा। 11th का किसी को पूछना है जो भी था तो वो आप 11th वाले ग्रुप पे डालना, ठीक है। या इनफैक्ट 12th वाले पे भी डाल दो, अब सारे वर्किंग 12th पे ले आओ, 12th वाले ग्रुप पर ही। किसी को कुछ पूछना हो तो वो 12th वाले ग्रुप में ही मैसेज करे। और दूसरा जिसको भी आता है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही मैसेज देखता रहे, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट रखो। जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे डाल दिया, रात के 8-9 बजे के आसपास या दोपहर में, आपने जब भी आपको थोड़ा सा फ्री मिला आपने देखा उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर आपको आता है तो आप उसके ग्रुप पे डाल दो। इससे क्या होगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा और एक दूसरे, पहले को वाले को तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, दूसरे वाले की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये वर्किंग बढ़ाओ थोड़ा। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट चीज है। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से फॉर्म होगा बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन इज कॉल्ड द एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, इन तीनों में कोई एक अप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो कुछ आता है दैट इज नोन एज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है, अब आइडेंटिटी आप समझ सकते हो ना, 3x3 में 1 0 0 0 0 0 0 1, ये मैं आई कह दूं या I3 कह दूं, अब कोई दिक्कत है? ठीक है। अब अगर आप ये वाली एप्लीकेशन देते हैं, अप्लाई करके देखो तो बताओ ये मिला कि नहीं मिला। अप्लाई करो, सबके सब कॉपी है आपके पास, मिलता जाए तो यस सर कहते जाए, और नहीं मिले तो नो सर भी कहते। बात समझ में आ गई?
और जिन्होंने यस सर कर लिया वो उसी आइडेंटिटी में C1 और C3 को इंटरचेंज करें, आपको ये मिलेगा। अरे बाकियों का यस सर नहीं आया, नहीं हुआ क्या? ये कॉपी लेके नहीं बैठे थे? पता चलना चाहिए ना। देखो मैं वॉइस इन जनरली पहचानने लगा हूं। हर्ष मिश्रा की आवाज नहीं आई थी? R2 और R3 आपस में इंटरचेंज करो, देखो ये मिला कि नहीं। बस एक ही अप्लाई होगा, तीनों में कोई भी चीज आप अप्लाई करना चाहें। जैसे मान लो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि C2 टेंड्स टू 5 1 0 5। अब आप में कोई कहेगा कि सर मैं R2 टेंड्स टू 5 R2 भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये है कि ये दिया गया है तो ये आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। अब देखो बेटा, एक चीज अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका कोई खास लेना देना नहीं, उससे फिर आप उलझ जाते हैं, ठीक है? मतलब कभी कोई बताता भी नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा सिलेबस खत्म होने के बाद जितने उल्टे सीधे वाली चीजों के भी प्रूफ है ना, वो सब बताऊंगा, चिंता मत कर, ठीक है? मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस विद एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं अगर सिलेबस यही रहा। अगर केवल इनवर्स पूछा जाना है तो इनवर्स तो मैं निकाल चुका हूं और मैं उसी से निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही बताया था ना इनवर्स। चलो भैया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये हमें बताएगी प्रियंजल। बस को फैक्टर से रिप्लेस कर देने से एडजॉइंट आ जाएगा। हाँ तो ये बोलना कि ये कौन बोलेगा बिटिया, ये बता। खाने के लिए तो इनवाइट कर दिया, मुझे एड्रेस बताया नहीं तूने। पता पड़ा मैं किसी और प्रियंजल को ढूंढते ढूंढते उसके घर चला गया तो कैसे काम चलेगा? एड्रेस पूरा बताना पड़ेगा ना बेटा। चलो तो ए ये दिया गया है और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे इनवर्स निकालना है। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एन निकाल के आ जाओगे तो बोर्ड काट के जीरो कर देगा। अगर उन्होंने कहा है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन means that will be solved by elementary row transformation only. Is it clear? अब हम बात करते हैं कुछ चीजों पे जो आपको मानना होगा, प्रूफ मैं बाद में दे दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है? क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। फॉर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंडिंग ए इनवर्स आपको आई ए इज इक्वल्स टू ए लिखना होगा। गलती से भी ए आई इज इक्वल्स टू ए मत लिखना। आप कहेंगे क्यों सर? मैं बता दूंगा कि बीच के सारे स्टेप गलत होंगे, आंसर सही होगा। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। आप ये कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, उसका आंसर मैं नवंबर में दूंगा, मैंने पहले ही बता दिया, दे दूंगा नवंबर दिसंबर में उसका आंसर मैं दे दूंगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? दो चार स्टेप क्या है, लेकिन आप में से कई लोग उलझ जाएंगे, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। फॉर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंडिंग ए इनवर्स, write down this. Now apply
रो ट्रांसफॉर्मेशन on both sides of apply row transformation on both sides of equal. Left hand side we will apply on left hand side apply operation on identity matrix. Aim. What is the aim? Aim is to convert A of right hand side into identity matrix. आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा अगर आपने बिकॉज if BA is equals to I, then B is A inverse. हाँ या ना? देखो बेटा, अगर एम ही क्लियर नहीं है तो हम करेंगे क्या? हम कैसे अप्लाई करेंगे? हम कैसे सोचेंगे? ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया और ये भी बता रहा हूं कि पहली बार कराने में बच्चा अनकंफर्टेबल होता है, इसीलिए आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते ही बहुत कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल साइंस। प्लीज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंडिंग ए इनवर्स, आप हमेशा इस चीज को अप्लाई करेंगे। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड में केवल आई में चेंज होगा, बट एम क्या होगा उस चेंज का कि मुझे राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी चाहिए। क्यों चाहिए आइडेंटिटी? क्योंकि अगर बी ए इक्वल्स टू आई आ जाएगा तो बी ए का इनवर्स होगा और ए बी का इनवर्स होगा। हाँ या ना? ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं यहां से। आई ए, बहुत सारे स्टेप्स है बेटा। अब आई तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर कोई चेंज होना नहीं है, यहां 0 1 2 0 1 1 2 3 3 1 1। देखो बेटा, एम में मैं आगे थ्योरी भी लिख दूंगा, चिंता मत करना। एम क्या है इसको आई में बदलना है, यही है ना? अब इस आई का पहला एलिमेंट 1 होता है, हाँ या ना? गलत लिखना होता है तो कई बार गलती। अब यहां 1 कैसे लाऊं? इन दोनों को इंटर और रो ऑपरेशन ही करना है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो 1 पहुंच जाएगा। देखो मैंने एरो लगाया हुआ है। अब मैं कहता हूं अप्लाई, एम क्या है? A11 को 1 बनाना। मैं यहां एम लिख देता हूं।
अब आप जैसे बना सकते हो, इंटरचेंज से बना सकते हो। आप कह सकते हो सर मैं तो ऐड करूंगा, आप ऐड कर लो भाई, मुझे वहां पे 1 लाना है। आप में से कोई कहता है R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तो भी 1 आ गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है क्या? कोई आप में से कहेगा सर R1 टेंस टू R1 प्लस 4R2 माइनस R3, वहां 1 पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तुम जितना भी सोचना चाहो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फालतू में सोच क्यों रहे हो? जब सीधे सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है तो इतना क्यों दिमाग लगाऊंगा भाई मैं? हम कुछ भी कर सकते हैं। एम है A11 को 1 में कन्वर्ट करना। तो आप कहेंगे हाँ भाई सर, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें तो भैया पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो जैसे इंटरचेंज करोगे आपको क्या मिलेगा? 0 1 0 1 0 0 0 0। मिला कि नहीं मिला बोलो? 1 0 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मेरे बच्चों। अब सेकंड एम, यहां पे मैं दोनों तरफ से चलूंगा, सामने ही रहेगा तो बहुत सारी चीज हो जाएगी। व्हाट इज द एम? कन्वर्ट A21 and A31 equals to 0 with the help of A1। आप कहेंगे ये क्या कह दिया? मैं कहूंगा अगला स्टेप देखो, अपने आप पता चल जाएगा। A21 ये पोजीशन तो ऑलरेडी 0 है कि नहीं? ये बोलो। उसको तो थोड़ी दो, आप सीधे बात करो इस पर। अप्लाई R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। 3R1 करते ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। ठीक है, तो R2 को तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मान लो R2 में 2 होता तो वो भी अप्लाई कर देते यही। ये 0 1 0, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R2 में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें चेंज होगा, चेंज नहीं। R3 0 माइनस 0, ये 0 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, और ये 1 है। कैलकुलेशन जरूर चेक करते रहना सभी लोग, मेरी भी। से करेंगे तो ये 0 आ गया, -5 आ गया। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? देखो, मैं इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत आए तो वो उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देख लेना। ठीक है? इसके बाद एक कन्वर्ट A22 is equals to 1, which is already in this। जो कि है, नहीं है तो उसे कन्वर्ट करते। देखो, इसको 1 कन्वर्ट करना था,
है ऑलरेडी वन है, अरे है कि नहीं है। अब आफ्टर दैट एम convert 832 is equals to 0 with the help of R। आप कहेंगे सर R1 क्यों नहीं? देखो बेटा, अगर आपने R1 को ले लिया तो R1 अगर चेंज हुआ, मतलब R3 में R1 को यूज किया तो ये चेंज हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर आपने R2 को यूज किया तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट आप ऑलरेडी 0 बना चुके हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐड करो ये कोई भी चेंज नहीं होने देगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई R3 टेंस टू R3 प्लस 5R2, यस और नो। अब बताओ वो चीज 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। लेंथी क्वेश्चन रहता है बेटा, अब जरा अप्लाई करो तो मेरे बच्चों। 0 1 0 1 5 ना, यहाँ 5 हो गया और यहाँ -3 रह गया, ये 1 हो गया, ये है, यहाँ हो गया 1 0 1 0 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे 0। इस स्टेप तक में किसी को कोई दिक्कत, बोलो बेटा। हाँ बेटा, आप अप्लाई करना बेटा, अप्लाई करो। ये देखो 1 माइनस ऑफ 3 इंटू 3 आ गया -8। और बोल बेटा, और किसी को कोई दिक्कत? देखो गलती मुझसे भी हो सकती है, हाँ, क्योंकि यहाँ केवल कैलकुलेशन है। मेरा एम इस वक्त आपको मेथड बताना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, आप कैसे सोच रहे हैं। इतना याद रखना, एक बार में ये चीज नहीं पकड़ में आती है सबको, और 2 बार करते ये काम खत्म हो जाता है। यहां तक में किसी और को कोई दिक्कत? अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहे हैं, हाँ? उसको लिखना अब मेरी मजबूरी है, क्योंकि उसी को तो अप्लाई करेंगे ना। 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 -3 5 -3 ये 1 2 0 1 0 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं, इसको। अब व्हाट इज द एम? कन्वर्ट 833 into। अब तुम किसी भी रो को यूज करोगे, किसी भी रो को, तो बाकी जो तो आपने 3 0 बनाए हैं उस पर इफेक्ट डाल देगा। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कन्वर्ट 833 into 1 बाय अप्लाइंग R3 टेंस टू R3 by A3।
है, तो हम क्या कहेंगे, अप्लाई R3 टेंस टू R3 बाई, क्योंकि A33 की पोजीशन पे कौन है, 2। अब जैसे ही आप ये देखते हैं आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, भाई मेरी भी बढ़ेगी। ओके, हाँ वापस बोलो। मैं लेफ्ट हैंड साइड को एम कर रहा हूँ कि राइट हैंड साइड को एम कर रहा हूँ, तो फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बात क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं एम राइट हैंड साइड को कर रहा हूँ बेटा, इन सब में एम कहाँ किया गया है, राइट हैंड साइड कि लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर लेफ्ट में क्या उसको भूल जाओ, वो तो उसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि आपका एम राइट हैंड साइड को आई बनाना है, वो तो ऑटोमेटिकली बी बनेगा। चले आगे, नाउ एम कन्वर्ट A23 इज इक्वल्स टू 0, 23 का मतलब ये वाला, विद द हेल्प ऑफ R3, किसी और के थ्रू सपोर्ट में नहीं आएगा। अब आप बताएं R3 में क्या करूं, मतलब R2 में क्या करूं कि A323 0 हो जाए, बॉल गोज टू रिद्धि, केवल R2 से सब्सट्रैक्ट करने पर 0 बन जाएगा। पूरा ऑपरेशन बोलो, R2 टेंस टू R2 माइनस, बिल्कुल ट्वाइस R3 का, केवल R3 नहीं, ट्वाइस R3। वेरी गुड बेटा। अब इधर अप्लाई करके हमें आयुष बताएगा, दो तो मैं लिख देता हूं क्योंकि ना R1 में चेंज है ना R3 में चेंज है। अब आयुष के ऊपर जिम्मेदारी है, और बाकी भी चेक करते रहना, उस बेचारे पर ही मत डाल देना, क्योंकि आप सबने देखा है कि आप लोगों की कैलकुलेशन वीक होती है और मैं आप पर डिपेंड कर रहा हूं। R2 का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है -1, +3 -1। कोई दिक्कत किसी को? अब व्हाट इज द एम, कन्वर्ट A12 and A13 is equals to 0 with support of R2 and R3। अब देखो हम क्या लिखेंगे, R1 टेंस टू R1 -2R2, इससे ये खत्म हो जाएगा, -3R3, इससे ये खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अब आयुष फिर तेरी जिम्मेदारी, आयुष कहेगा वैसी जिम्मेदारी देते रहे तो क्या करें बेटा, कर कैलकुलेशन। ये दो तो मैं लिख दे रहा हूँ, R1 तुझे बताना है,
सही तो तेरा, गलत तो तेरा। बोलो। चल बोल, 1/2। सब लोग चेक करते रहना, हाँ? आगे। बाकी भी चेक करते रहना, हाँ? क्या बिटिया, आवाज बहुत धीरे आई। -7। यही है, सब लोग चेक कर लें। लेकिन गलत है तो गलत है। तो बोलो ना। अरे कोई भी गलत हो सकता है आप सब में। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोल दिया करो। और देखो बेटा, बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता, हाँ? आप लोगों को बोलना चाहिए। अपनी चीज पर कॉन्फिडेंस तभी आएगा। कई लोग इतना कॉन्फिडेंटली गलत बोलते हैं, क्यों लगता है बिल्कुल वो वही सही है, बाकी सब गलत है। नाउ दिस इज बी, दिस इज आई, हेंस बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 3.4 के सभी क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन से नहीं करेंगे। कॉलम ऑपरेशन में नेक्स्ट टर्म पे कराऊंगा। वो ऑपरेशन से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, 3.4 इनवर्स निकालना है। इनवर्स आप पहले भी निकाल चुके हैं, बट अच्छा उसमें 2 क्रॉस 2 के ज्यादा है, इसलिए कम लगेगा समय। लेकिन आप रो ऑपरेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं प्लीज। रो ऑपरेशन में आई ए को ए रखा गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा मैं, उसमें हमेशा आई लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। ए का प्री मल्टीप्लीकेशन होगा आई, पोस्ट मत कर देना। ठीक है, पोस्ट होता है कॉलम में। अभी आपका काम केवल और केवल रो ऑपरेशन से है, हाँ? एम क्या है? राइट हैंड साइड को पलक। एम लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, एम है राइट हैंड साइड पे। ठीक है बेटा, राइट हैंड साइड ऑफ ए विल बी कन्वर्टेड इनटू आई। ओके, अब उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं? आई के लिए पहली चीज है A11 का 1 होना। इसीलिए और कोई भी डिजिट प्लेस एम में नहीं है। A11 को 1 करो। अब कैसे करोगे? ऐड करके कर सकते हो, चेंज करके कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो, वो जो चाहे वो करो। उसके बाद A11 के सपोर्ट से, मतलब R1 के सपोर्ट से A21 और A31 का 0 होना। क्या A21 और A31 को 0 किया जाएगा? कैसे 0 किया जाएगा? ये रहा, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये चीज हमारे सामने दिखी। उसके बाद जैसे ये दोनों 0 हुए, ये सपोर्ट में आएगा 1। मान लो कोई ऐड सब्सट्रैक्ट करके ना किया जा पा रहा हो, तो R2 टेंस टू R2 अपॉन A22 तो कर ही सकता हूं ना।
जैसे लास्ट में किया है A33 से डिवाइड किया है, वो तो कभी भी कर सकता हूँ ना। और जैसे ही मिडिल वाला A2 1 है, अगला एम होगा R2 के सपोर्ट से इसको 0 करना। क्यों R2 का सपोर्ट लिया गया? क्योंकि अगर R1 का सपोर्ट ले लेंगे तो हमारी पोजीशन A31 जो हमने 0 बनाया है वो चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम R1 का सपोर्ट नहीं लेते। सपोर्ट किसका लेते हैं? R2 का, क्योंकि R2 में A21 की पोजीशन 0 है। इसके बाद A33 को 1 करके फिर A23 को 0 किया, फिर A12 और A13 को भी 0 किया। कई लोग ये सोचते हैं कि सर, कहते भी है, कोई दिक्कत नहीं है कि सर हम इसी स्टेप पे A23 भी 0 कर दो और A13 भी 0 कर दो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप उतने ही आने हैं, कोई कमी नहीं होनी। आप ये भी कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। लेकिन इतना बताता हूं बेटा, इसमें शुरुआती दौर में बच्चों को अनकंफर्टेबिलिटी होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो आपके साथ होता है